After 7 years in deep space. 18 people on board this ship when it disappeared. I want them all accounted for. Opening outer door. It came back, abandoned. Any crew? Negative. This place is a tomb. But it didn't come back alone. Captain Miller! I've got some problems here! I have such one thing to show you. तो कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इंसानों ने साल 2015 तक चांद में अपना बसेरा बना लिया था और 2032 तक इंसानों ने मार्स की धरती पर कीमती धातुओं की खुदाई भी शुरू कर दी थी और 2040 आते आते इंसानों द्वारा बनाया गया एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप जिसका नाम इवेंट होराइजन था, वो हमारे सोलर सिस्टम की सीमाओं को खंगालने के लिए तैयार था। पर जैसे ही वो शिप नेपच्यून के पास पहुंचता है तो वो शिप रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और अब इस घटना को पूरे 7 साल बीत जाते हैं। और अब हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं जो कि इवेंट होराइजन शिप के डिजाइनर थे और उसे अपने सपने में वही 7 साल पहले गायब हुई शिप नजर आती है और वो उस खाली शिप के अंदर सारे क्रू मेंबर की दर्द भरी चीखें भी सुनता है और उसकी नींद अचानक से स्पेस में धरती को ऑर्बिट कर रही सैटेलाइट के अंदर खुलती है और वो अपनी वाइफ को बहुत ही मिस कर रहा था क्योंकि उसकी वाइफ भी उसी गुम हुए स्पेसशिप में मौजूद थी। और अब हमें एक और स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि एक टॉप सीक्रेट मिशन में जा रहा था और उस शिप में बहुत सारे क्रू मेंबर के साथ कैप्टन मिलर भी थे। और अब डॉक्टर विलियम उस शिप में आता है और वो कैप्टन से इस मिशन के बारे में कुछ बात करना चाहता है पर कैप्टन के पास फिलहाल समय नहीं होता और वो उसे इग्नोर करके अपने क्रू मेंबर को सफर के लिए तैयार करने लगता है। और अब वे सारे क्रू मेंबर क्रायोजेनिक स्लीपिंग चैम्बर में एंटर करते हैं क्योंकि ये शिप लगभग लाइट की रफ्तार से चलने के काबिल थी और इतनी स्पीड में लगने वाले बल को इंसानी शरीर झेल नहीं पाता। और अब उस शिप को स्पेस में 55 दिन बीत जाते हैं और डॉक्टर विलियम की नींद अपनी स्लीपिंग चैम्बर में खुलती है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने किसी की आहट सुनी थी और वो उस आवाज का पीछा करता है और थोड़ी ही देर बाद उसे अपनी वाइफ नजर आती है जो कि पायलट की सीट पर बैठी थी और डॉक्टर उस सीट को अपनी ओर घुमाता है पर तभी उसकी वाइफ उसके पीछे आ जाती है और तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ डॉक्टर विलियम का सिर्फ एक सपना था। और वे सारे लोग अपने स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकलते हैं और हॉल में मिशन की ब्रीफिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। और अब कैप्टन कहता है कि वो जानता है कि सारे क्रू मेंबर इस अचानक से बुलाए गए मिशन के लिए तैयार नहीं थे पर आखिरकार यही तो उनका काम है। और अब डॉक्टर विलियम सारे क्रू मेंबर को बताते हैं कि मिशन का उद्देश्य है 7 साल पहले गायब हुई शिप इवेंट होराइजन को ढूंढना क्योंकि उन्हें उस गायब हो चुकी शिप से सिग्नल मिल रहे थे। और डॉक्टर आगे कहता है कि इवेंट होराइजन को लाइट की स्पीड से भी तेज रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया था और अब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था पर वो शिप जैसे ही वर्म होल को क्रिएट करता है तो उस शिप से सिग्नल ट्रेस होना बंद हो जाता है। और अब 7 साल बाद वो शिप अचानक से वापस आ चुकी है ठीक उसी जगह पर जिस जगह से वो गायब हुई थी। और अब उन लोगों को ये पता लगाना है कि इन 7 सालों में वे लोग आखिर कहाँ थे। और अब डॉक्टर उस मिसिंग शिप से मिले आखिरी रिकॉर्डिंग को क्रू मेंबर के सामने प्ले करता है पर उस रिकॉर्डिंग में सारे क्रू मेंबर की दर्द भरी चीखें थी जो सिर्फ मदद के लिए पुकार रही थी। और अब थोड़ी ही देर बाद वे लोग नेपच्यून ग्रह के नजदीक इवेंट होराइजन शिप तक पहुँचते हैं और उस शिप के एक साइड में डॉक करते हैं। डॉकिंग के बाद उन्हें शिप के अंदर एक्सट्रीम लो टेम्परेचर के बारे में पता चलता है और उनके मुताबिक कोई भी अंदर जिंदा नहीं बचा होगा। और अब वे लोग इवेंट होराइजन शिप के अंदर जाने का फैसला करते हैं। और अब कैप्टन मिलर अपने 2 साथी को लेकर डॉकिंग रूम से होते हुए इवेंट होराइजन शिप में एंटर करते हैं और वे लोग इंजीनियरिंग सेक्शन की ओर जाते हैं ताकि शिप के अंदर मौजूद लॉग डेटा को कलेक्ट कर सके पर उन्हें वहाँ बहुत सारे बॉम्ब प्लांट किए हुए मिलते हैं। और इस बारे में डॉक्टर कहता है कि शिप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जरूरत पड़ने पर इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सके ताकि इमरजेंसी के वक्त सारे क्रू मेंबर को लेकर निकला जा सके। और अब एक क्रू मेंबर लॉग को सिस्टम से निकाल ही रही थी कि तभी और ये देखकर सारे क्रू मेंबर किसी तरह की डीमन की बात करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ एक क्रू मेंबर इंजीनियरिंग रूम में एंटर करता है और वो कोर के ग्रेविटी ड्राइव वाले रूम में था और तभी उस क्रू मेंबर का कनेक्शन शिप से टूट जाता है और तभी वो ग्रेविटेशनल ड्राइव उस क्रू मेंबर को अपने अंदर खींच लेती है और एक बहुत ही तगड़ी शॉक वेव को छोड़ती है जिसके कारण उस दूसरे शिप के भी कई हिस्से तबाह हो जाते हैं और वे सारे क्रू मेंबर भी मुसीबत में पड़ चुके थे।
उधर दूसरी तरफ उसके साथ मौजूद दूसरा क्रू मेंबर भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और वो जख्मी क्रू मेंबर उस ग्रेविटेशनल ड्राइव से बाहर निकलता है और फिर वे लोग किसी तरह उस क्रू मेंबर को लेकर वापस शिप में पहुंचते हैं और अब वे लोग उस क्रू मेंबर को एग्जामिन करने लगते हैं जो कि किसी तरह के सदमे में था। और वहाँ मौजूद दूसरा क्रू मेंबर डॉक्टर को कहता है कि वो ग्रेविटेशनल ड्राइव किसी तरह के लिक्विड में बदल गई थी और उस मेंबर को अपने अंदर खींच लिया और फिर थोड़ी देर में वो वापस से सॉलिड स्टेट में आ गई। पर डॉक्टर को इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि ये सब उस ग्रेविटेशनल शॉक वेव के कारण भी हो सकता है जो कि एक तरह का इल्यूजन इफेक्ट को पैदा करती है, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक कोर एक ब्लैक होल को पैदा करने में सक्षम था जो कि इवेंट होराइजन को स्पेस में कहीं पर भी ले जा सकता था। और मिलर को लगता है कि उसका मेंबर भी कुछ पल के लिए उसी जगह पर चला गया होगा जहां पर इवेंट होराइजन पिछले 7 सालों से मौजूद थी। और इसी बीच कैप्टन उस ग्रेविटेशनल ड्राइव कंपार्टमेंट को सील करने को कहता है और ठीक तभी वहाँ मौजूद एक दूसरे क्रू मेंबर को अपने बेटे के विजन्स आने लगते हैं जो कि बुरी तरह से जख्मी था। और उधर दूसरी तरफ कुछ क्रू मेंबर उस आखिरी रिकॉर्डिंग को देख रहे थे जो कि इवेंट होराइजन में रिकॉर्ड किया गया था। पर तभी पावर फेलियर के कारण सब कुछ रुक जाता है और अब डॉक्टर और कैप्टन दोनों कोर की तरफ बढ़ते हैं पावर को ठीक करने के लिए। और उधर दूसरी तरफ उस बीमार क्रू मेंबर की बॉडी अचानक से हिलने लगती है और उधर डॉक्टर पावर फेलियर को ठीक करता है पर तभी उसे अपनी वाइफ फिर से नजर आती है। और उधर दूसरी तरफ मिलर भी एक जलते हुए शख्स को देखता है और अब वे सारे लोग आपस में घटी उन सभी घटनाओं को एक दूसरे को बताते हैं। पर डॉक्टर अभी भी इन सारे बातों को इग्नोर करने को कहता है और इसी बीच एक क्रू मेंबर डॉक्टर को धक्का दे देता है क्योंकि उसके मुताबिक वे सारे लोग मरने वाले हैं डॉक्टर की वजह से। और कैप्टन सारे क्रू मेंबर को शिप को रिपेयर करने के काम में लगा देता है। पर तभी एक क्रू मेंबर देखती है कि वो घायल मेंबर अपनी जगह से गायब है और वो भागकर बाकी सारे लोगों को इसके बारे में बताती है। और तभी एक बार फिर से पावर फेलियर हो जाता है और अब डॉक्टर को भी कई सारी अनजान आवाजें सुनाई देने लगती हैं और डॉक्टर शिप के एयरलॉक को खोलने के लिए आगे बढ़ता है पर वहाँ मौजूद दूसरा क्रू मेंबर उसे ऐसा करने से रोक लेती है। थोड़ी देर बाद वे लोग उस बीमार क्रू मेंबर को ढूंढ लेते हैं पर वो क्रू मेंबर बिना स्पेस सूट के एयरलॉक चैम्बर में चला जाता है और अब एयरलॉक खुलता है और वो बीमार मेंबर स्पेस में खींचा चला जाता है। पर तभी शिप का कैप्टन उस बीमार शख्स को पकड़कर शिप के अंदर ले आता है पर तब तक वो मारा गया था। और अब हमें पता चलता है कि शिप के अंदर अब सिर्फ 4 घंटों का ऑक्सीजन ही बचा है और अब कैप्टन फौरन ही इन सभी घटनाओं के कारण का पता लगाने में जुट जाता है इससे पहले कि कुछ और लोगों की जान जाए। और अब कैप्टन वहाँ मौजूद एक दूसरे क्रू मेंबर को कहता है कि उसने अपने एक पुराने साथी को भी शिप में देखा था जिसे कैप्टन ने किसी दूसरे मिशन के लिए पीछे मरने के लिए छोड़ दिया। और इसका मतलब ये था कि शिप में मौजूद जो भी कोई अनजान फोर्सेस हैं, वो उनके दिमाग के अंदर भी मौजूद सारे राज भी जानती हैं। और तभी वो दूसरा क्रू मेंबर कहता है कि उसने उस आखिरी वीडियो फुटेज को चेक किया और उस फुटेज में बार बार सारे क्रू मेंबर कह रहे थे कि इस नर्क से अपनी जान बचाओ। और उनके मुताबिक इवेंट होराइजन शिप जब वापस लौटा तो वो अकेला तो बिल्कुल भी नहीं लौटा। और अब वहाँ मौजूद सारे लोग इवेंट होराइजन शिप के आखिरी रिकॉर्डिंग को देखते हैं और वहाँ से उन्हें बहुत ही भयानक बात पता चलती है। और उस फुटेज में उन्हें सारे क्रू मेंबर की मौत नजर आती है, वो भी किसी अनजान ताकतों की वजह से। और अब ये देखकर कैप्टन फौरन ही सारे क्रू मेंबर को इस शिप से निकलने का ऑर्डर दे देता है। पर तभी डॉक्टर विलियम कहता है कि हम सब कमांड के ऑर्डर को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। पर कैप्टन कहता है कि हम सिर्फ ऑर्डर को इग्नोर ही नहीं करेंगे बल्कि इस शिप को मिसाइल से डिस्ट्रॉय भी करेंगे। पर डॉक्टर कहता है कि तुम में से कोई भी इस जगह से बचकर नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारा घर अब यही होने वाला है। और अब हम देखते हैं कि वे सारे क्रू मेंबर ऑक्सीजन टैंक को इकट्ठा करते हैं और वहाँ से अपनी शिप में जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ मौजूद एक लेडी क्रू मेंबर को उसके बेटे की परछाई नजर आती है और वो उसके पीछे भागती है। पर इसी दौरान वो एक ऊंची जगह से गिरकर मारी जाती है। और अब डॉक्टर उस मेंबर की लाश देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। पर तभी एक बार फिर से डॉक्टर को उसकी वाइफ की परछाई नजर आती है और वो उसे यहीं रुकने को कह रही थी। और डॉक्टर धीरे धीरे पागल होने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो खुद से अपनी आंखों को नोच लेता है क्योंकि अब डॉक्टर पूरी तरह से उस अनजान ताकतों के कब्जे में था। और अब थोड़ी देर में हम देखते हैं कि डॉक्टर ने न्यू शिप में बहुत सारे बम लगा दिए थे और कुछ ही देर में वो बम फटता है और एक धमाके के कारण वो शिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और साथ ही साथ उस शिप में मौजूद एक मेंबर भी उस शिप के साथ दूर अंतरिक्ष में फेंका चला जाता है। और अब मिलर फौरन ही इवेंट होराइजन शिप में मौजूद अपने एक क्रू मेंबर को डॉक्टर के बारे में बताता है। पर वो डॉक्टर अब पूरी तरह से एविल के कंट्रोल में था और एक एक करके बचे हुए सारे क्रू मेंबर को ढूंढ के मारने लगता है।
और अब कैप्टन मिलर खुद ही डॉक्टर से लड़ने का फैसला करता है और एक गन लेकर शिप के कंपार्टमेंट की ओर भागता है और रास्ते में उसे एक क्रू मेंबर जख्मी हाल में मिलती है और तभी कैप्टन की नजर डॉक्टर पर जाती है जो कि कमांड चेयर पर बैठा था और मिलर उसके बिना आंख वाले चेहरे को देखकर बहुत ही डर जाता है। पर तभी डॉक्टर कहता है कि अब वे लोग जिस जगह पर जाने वाले हैं उस जगह पर आंखों की जरूरत नहीं पड़ती और डॉक्टर पहले से ही इवेंट होराइजन को वापस से उसी लोकेशन में जाने के लिए सेट कर चुका था और अब डॉक्टर कहता है कि उसने इस शिप को दूर दराज के तारों को खंगालने के लिए बनाया था, पर यह शिप उसकी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई और एक दूसरे डायमेंशन में इंटर कर गई जहाँ सिर्फ एविल ताकतों का राज था और अब सिर्फ 10 मिनट का समय बचा हुआ था इवेंट होराइजन शिप को फिर से वर्म होल में एंटर करने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि उस बर्बाद हो चुके शिप से एक क्रू मेंबर जिंदा बचकर वापस इवेंट होराइजन शिप में एंटर करने की कोशिश करने लगता है। पर तभी डॉक्टर उसे देख लेता है और एक गन से शूट कर देता है, पर गलती से ग्लास सील टूट जाती है और डॉक्टर स्पेस में खींचा चला जाता है और अब कैप्टन किसी तरह अपनी जान बचाता है और एक सेफ चेम्बर में जाकर स्पेस में भटक रहे अपने मेंबर को शिप के अंदर ले आता है और अब कैप्टन देखता है कि उनके पास सिर्फ 6 मिनट का वक्त बचा हुआ है और उसके बाद ये शिप वर्म होल में एंटर कर जाएगी और अब कैप्टन इवेंट होराइजन शिप को 2 टुकड़ों में बांटने का फैसला करता है ताकि वे लोग उस छोटे शिप का इस्तेमाल कर सके और सरवाइव कर सके और अब कैप्टन बॉम्ब को मैनुअली ट्रिगर करने के लिए चला जाता है। पर तभी उसे रास्ते में वही जलता हुआ शख्स मिलता है और वो शख्स थोड़ी ही देर में डॉक्टर विलियम में बदल जाता है और उसके पूरे शरीर में जलने के दाग थे और डॉक्टर आगे कहता है कि वो किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता और सभी लोगों को उस दूसरे डायमेंशन के नर्क में जाना होगा जो कि बहुत ही डरावना है और डॉक्टर कैप्टन को इवेंट होराइजन के सारे क्रू मेंबर की दर्द भरी मौत की एक झलक दिखाता है, पर कैप्टन हार मानने वालों में से नहीं था और वो डॉक्टर पर अटैक करने लगता है और वो फौरन ही डेटोनेटर को उठाता है और अपनी परवाह न करते हुए उस छोटे शिप को इवेंट होराइजन से अलग कर देता है और इतने में ही कैप्टन और डॉक्टर दोनों इवेंट होराइजन शिप के साथ वर्म होल में एंटर कर जाते हैं और उस छोटे शिप में सिर्फ 2 मेंबर ही जिंदा रह जाते हैं और अब पूरे 72 घंटे बीत चुके थे और एक रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए वहां आती है, पर वो क्रू मेंबर फिर से उस रेस्क्यू टीम में डॉक्टर विलियम को देखती है और जोर से चिल्लाने लगती है, पर हमें पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रही थी और उसे सच में एक रेस्क्यू टीम बचाने के लिए आई थी। और तभी एयरलॉक चैम्बर खुद ब खुद बंद होने लगता है और एक सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है और मुझे लगता है कि भले ही इवेंट होराइजन का मेन शिप वर्म होल में चला गया हो, पर वो दूसरे डायमेंशन वाले एविल शायद अब भी छोटे शिप में मौजूद हैं, जो कि उनको जिंदा छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।